मैं फिर कभी मैसेज कर। हाँ मैम। हम लोग फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे, उसमें ये इलास्ट्रेशन 30 मैंने बोला था एक क्वेश्चन है जो इंक्लूड होगा, इंक्लूडेड नहीं था तो मैंने इंक्लूड कर लिया। और ये 14 नंबर में शिफ्ट हो गया, ये जो लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसके बाद हम लोगों ने एमसीक्यू किया था। तो आज ट्रू फॉल्स, ये इलास्ट्रेशन 13 और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करेंगे। उसके बाद जो है अगर टाइम होगा तो ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है illustration 13 में the following are the balance as at 31st March 2022 extracted from the books of Messrs Maple States। अच्छा ठीक, जो भी है कंपनी का नाम। प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा है, फर्नीचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, तो जो भी हो ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575 एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 1725। तो ये एक देखो मिस्टेक हो गया है कि बोल रहा है कि परचेज में सेल्स रिटर्न इंक्लूड कर दिया है गलती से, और सेल्स में परचेज रिटर्न इंक्लूड कर दिया है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर एक्स वाई जेड फॉर ओन कंजम्पशन 3500 इंक्लूडिंग परचेसेस। बोल रहा है कि गुड्स जो मिस्टर एक्स वाई जेड ने अपने कंजम्पशन के लिए विदड्रॉ किया था वो परचेज में दिखा दिया हम लोगों ने। वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग 450 वेर इंक्लूडेड इन वेजेस। तो प्लांट एंड मशीनरी का वेजेस प्लांट एंड मशीनरी में जाना चाहिए, ना कि सिर्फ वेजेस बोल के खर्चा दिखना चाहिए। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 8225। अच्छा, तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर बोला है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा 2.5%, डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, कितना कितना होगा बता दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि स्टॉक को गिरवी रख के, मतलब मॉर्गेज रख के हम लोगों ने लोन लिया है, बीओडी। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2022 has been considered as 80% of real value of stock, deducting 20% as margin, and after adjusting the marginal value of 80% of the same has been allowed to drawn as an overdraft। ठीक है, ये हम समझा देंगे जब ये पॉइंट आएगा। हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी दिखाने बोला। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा ट्रेडिंग पीएल बनेगा। तो पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेंगे, फिर ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री से स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 13, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर्स। ये इतना सही जगह था। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में करेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट आ गई। पहला रेक्टिफिकेशन किस बात का बोला है कि परचेज में सेल्स इंक्लूडेड है, सेल्स में परचेज इंक्लूडेड है, तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो देखो रेक्टिफिकेशन इस तरीके से होना चाहिए। देखो सही एंट्री क्या होना चाहिए था, रेक्टिफाइड एंट्री, ये फाइनल आंसर होगा, लिख देंगे हम यहाँ पर, लिख के दिखा रहे हैं। देखो हम लोगों का जो करेक्ट एंट्री है और जो रॉन्ग एंट्री है वो क्या था, तो रेक्टिफाइड जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, अगर मेरा परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज रिटर्न का एंट्री होना चाहिए क्रेडिटर टू परचेज
रिटर्न ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अमाउंट कितना जाना चाहिए, बोल रहे परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575 और सेल्स में परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न है 1725, तो ये एंट्री होना चाहिए, ठीक है। बट हम लोगों ने गलती क्या कर दिया है, हम लोगों ने सेल्स रिटर्न दिखा दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट तो क्या होता है, डेटर होता है, तो सेल्स रिटर्न हम लोगों ने कितना दिखा दिया है, 1725 बोल के दिखा दिया, ठीक है। तो ये सेल्स और परचेज में गलत हुआ है, डेटर में गलत हुआ है ऐसा हमें नहीं बोला है, ठीक है, मतलब इसमें सही हुआ। अच्छा, इसमें मेरा 2575 ये। अब अगर मुझे इसे ठीक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो मेरा सेल्स रिटर्न, देखो मेरा परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, कितने से, 1725 से, ये होना चाहिए, मैंने नहीं किया है तो वो मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिटर इतने से डेबिट होना चाहिए, अच्छा, और यहाँ पर ये क्रेडिटर में भी ना सही है, देखो ये भी यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ गलती कहाँ किया, परचेज और सेल्स अकाउंट में, तो रेस्पेक्टिव डेटर क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है, तो क्रेडिटर मेरा जितना होना चाहिए उतने से ही मैंने डेबिट किया है, तो परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ, तो 1725 होना चाहिए, ठीक है, तो ये सही है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब टू परचेज रिटर्न गलती से किया, सेल्स रिटर्न इतना गलती से किया, ये मेन गलत है, ठीक है। तो टू परचेज रिटर्न कर दिया, यहाँ पर सेल्स रिटर्न को कैंसिल करेंगे, टू सेल्स रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हो, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर हम यहाँ पर कर ही लेते हैं वर्किंग, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। अच्छा, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575, ठीक, तो मेरा करेक्ट एंट्री परचेज रिटर्न का क्या होता है, टू परचेज रिटर्न होता है, ठीक है, और सेल्स रिटर्न का होता है करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये होना चाहिए, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। अब गलती क्या हुआ है, ओनली अमाउंट का गलती हुआ है, ठीक है, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575, ठीक है, तो गलती क्या हुआ है, टू परचेज रिटर्न ही किया है बट हम लोगों ने 2575 दिखा दिया, और सेल्स रिटर्न ही डेबिट किया है, इसमें कोई गलती नहीं हुआ है, बट अमाउंट गलत दिखा दिया, कितना, 1725, ठीक है। अब इसको सही करना है तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, तो मेरा सेल्स रिटर्न डेबिट जो हुआ है 1725 से, वो मेरा नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स रिटर्न को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेल्स रिटर्न नॉर्मली मेरा डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, हाँ, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, और परचेज क्रेडिट होता है, और यहाँ पर एंट्री अगर पूरा लिखे तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न होगा, यहाँ सेल्स रिटर्न टू डेटर, ये होना चाहिए। अच्छा, अब सही सही अमाउंट क्या था, बोल रहे परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575, सेल्स इंक्लूड्स परचेज रिटर्न ऑफ 1725, सेल्स में परचेज रिटर्न दिख रहा है 1725, तो एक्चुअली कितना अमाउंट है, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575, सेल्स रिटर्न 2575, 2575 और 1725, 1725, चलो। अब सेल्स मेरा गलत ये हुआ है कि मैंने अमाउंट इधर उधर कर दिया था, ठीक है, रिटर्न ये मेरा हो गया परचेज रिटर्न का, और ये मेरा हुआ है सेल्स रिटर्न। अच्छा, रेक्टिफाइड करेंगे तो देखो सीधा बात इतना है कि मेरा अगर परचेज रिटर्न, देखो अमाउंट किस में ज्यादा है, देखो मेरा सेल्स रिटर्न है बेसिकली 2575, जो कि मैंने 1725 दिखा दिया है, इसका मतलब मैंने अपने सेल्स को ज्यादा दिखा रखा है, तो मुझे सेल्स को कम करना पड़ेगा, तो सेल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा,
सेल्स को कम करने का मतलब सेल्स को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो सेल्स अकाउंट मेरा डेबिट होगा एंट्री के हिसाब से। अच्छा, और परचेज मेरा देखो, परचेज रिटर्न मेरा 1725 है, जबकि मैंने 2575 दिखा दिया है, तो मेरा परचेज क्या हो रखा होगा, परचेज ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे परचेज को कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करेंगे टू परचेज, ठीक है। अच्छा, अब बाकी मुझे क्या करना है, बाकी रिटर्न का एंट्री दिखाना पड़ेगा। रिटर्न में क्या फर्क है, तो मेरा परचेज रिटर्न जो दिख रहा है 22575, ये मुझे कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड 2575, और 2 हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड 1725, ठीक है। और सेल्स मेरा डेबिट होगा 1725 से, और परचेज मेरा क्रेडिट हो जाएगा 2575 से। मतलब देखो सीधा बात ये है कि मैंने परचेज को क्या कर दिया है, परचेज में सेल्स रिटर्न दिखा दिया, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। ये देखो सेल्स रिटर्न, तो मेरा सेल्स रिटर्न इतना बुक होना चाहिए, जबकि मैंने सेल्स रिटर्न इतना बुक कर दिया, तो मैंने सेल्स ज्यादा दिखा दिया है, ठीक है। तो मुझे सेल्स को क्या करना पड़ेगा, कम, तो सेल को कम करने का मतलब सेल्स को डेबिट करना है। और परचेज रिटर्न जो है वो मेरा एक्चुअली है 1725, मैंने 2575 दिखाया, तो मैंने परचेज ज्यादा दिखा दिया, तो परचेज को कम करना है, तो परचेज नॉर्मली डेबिट होता है, कम करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा रिटर्न भी गलत दिख रहा है, ठीक है। तो जो परचेज रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न दिख रहा है, जो सेल्स रिटर्न है वो परचेज रिटर्न दिख रहा है, तो मुझे ऑपोजिट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये देखो गलती से मैंने जो डेबिट किया है उसको मुझे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और गलती से मैंने जो क्रेडिट किया है उसे मुझे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये देखो ऑपोजिट एंट्रीज, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री ये हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 2575, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू रिटर्न आउटपुट 1725, 2575 और 17, being sales return and purchase return wrongly included in purchase and sales respectively, now rectified। ये हम लोग का रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाए। फिर सेकंड बोला है गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर एक्स वाई जेड फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडेड इन परचेज, ठीक है। तो हम लोगों ने गुड्स विथड्रॉन किया है, तो गुड्स विथड्रॉन का करेक्ट एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो गुड्स विथड्रॉन हुआ है 3500, हम लोगों ने ड्रॉइंग्स के जगह परचेज को डेबिट कर दिया, ठीक है। परचेज अकाउंट, अब गुड्स विथड्रॉन हुआ है तो एंट्री होना चाहिए था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। अगर गुड्स विथड्रॉन हुआ है तो एंट्री होना चाहिए था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 3500, 3500। बट हम लोगों ने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। क्रेडिट में क्या गलती हुआ, ऐसा हमें कुछ बोला नहीं, मेन गलती हमारा डेबिट साइड हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ड्रॉइंग्स के जगह परचेज को डेबिट कर दिया है, ठीक है। तो अब कैसे ठीक करेंगे, तो परचेज को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो मुझे लिखना पड़ेगा टू परचेज, ठीक है। और ड्रॉइंग्स डेबिट नहीं किया है, ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था, तो ड्रॉइंग्स को हम लोग डेबिट कर लेंगे। तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 3500, ठीक है। तो नैरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर ओन कंजम्पशन
included in purchase, included in purchase, now rectified. तो यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है, नीचे लिखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है वेजेस पे किया था प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए, जो कि हम लोगों ने वेजेस में दिखा दिया है, तो हम लोगों को दिखाना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो 450 ये दिखाना चाहिए था, बट हम लोगों ने क्या दिखा दिया, हम लोगों ने दिखा दिया है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैसे ठीक करेंगे, तो हम लोग को डेबिट साइड गलत किया हम लोगों ने, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं किया, कर देंगे टू वेजेस, वेजेस डेबिट नहीं होना चाहिए तो उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस हो जाएगा, तो ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये साइड में लिखते हैं, दो एंट्री यहीं पर आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ये हम लोग का रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और एक इधर ही लिख देंगे ताकि इसी में सोल्यूशन आ जाए, बाकी इसका नरेशन वैसे ही लिखना पड़ेगा, बीइंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस नाउ रेक्टिफाइड, लिखने से ही ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बोला था कि हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया है फॉर पब्लिसिटी 8225, ठीक है। अच्छा, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, अगर हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया, अभी इसमें कुछ गलत हुआ है ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब ये ओमिशन है, हम लोगों ने इसका एंट्री किया ही नहीं है, तो ओमिशन तो नॉर्मली एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता ही है, फिर भी अगर हम लोग को बोला है जो भी गलत हुआ है उसका एंट्री करो, तो ओमिशन भी एक तरीके का गलत ही होता है, तो उसका भी एंट्री करने से क्या होगा, हमें एंट्री क्या करना चाहिए था, एडवर्टाइजमेंट होगा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। हम लोगों से गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने ये एंट्री पास ही नहीं किया, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ तो कुछ बोला नहीं कि ये गलती हुआ है वो गलती हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं किया, ऑप्शन है। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे, एंट्री को पास करके, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस 825 825, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। इसमें भी लिखना पड़ेगा बीइंग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिसिटी आउट ऑफ परचेज नाउ रेक्टिफाइड, तो ये लिख देते हैं, जगह मिल जाएगा, बीइंग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी आउट ऑफ परचेज नाउ रेक्टिफाइड, हम लोगों ने ओमिशन को रेक्टिफाई कर दी, ठीक है, ये ओमिशन हो गया तो इसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा, तो इसका सिर्फ नरेशन नहीं लिख पाए बिकॉज जगह थोड़ा सा कम पड़ गया मेरे से। मुझे बोलो कि रेक्टिफिकेशन एंट्री जो हम लोगों ने किया ये समझ में आया, चार जो रेक्टिफिकेशन एंट्री किया। हाँ मैम। कोई डाउट नहीं है किसी में भी? नो मैम। एंट्री हो गया, अब हम लोग को क्या बना के देना, ट्रेडिंग एंड पीएल, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल बना के देते हैं। ट्रेडिंग फॉर ट्रेडिंग एंड पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। बैलेंस शीट as on 31st of March 2020। चर्चा काफी चाहिए, मुझे लगता है कम होती है, हो जाएगा।
लाइबिलिटी, एसेट्स। सबसे पहले दिया है प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, हमारे पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्या उसमें प्लांट मशीनरी का बात है? हाँ है, तो इस पे डिप्रिशिएशन लग गया। ठीक है, प्लांट मशीनरी हमारे एसेट साइड में चला जाएगा, तो एसेट साइड में लिखेंगे सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने 20,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें जाएगा डिप्रिशिएशन, और ये डिप्रिशिएशन हम लोग का इधर भी आएगा, पीएल में भी आएगा, टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। ठीक है, तो वो जब लिखेंगे तब लिखेंगे। वो जगह छोड़ने के लिए मैंने वहां पर ये एक लाइन जगह रखा। फर्नीचर फिटिंग्स, इसमें भी डिप्रिशिएशन है, तो फर्नीचर फिटिंग्स 10,250। एंड मशीनरी तो अमाउंटটা 20,000 নয়? 19,500। 19,950, पता नहीं गलती से लिख दिया मैंने। 10,250 फर्नीचर फिटिंग्स 10,250। इस पे भी डिप्रिशिएशन था मुझे जितना याद है, तो जगह इतना चाहिए होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये तो हम लोग का इधर आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। बीओडी 80,000। जब बीओडी के बाद है कैपिटल 65,000, ये यहाँ पर आ जाएगा। कैपिटल के बाद ड्रॉइंग्स 8,000, तो ये लेस हो जाएगा। एक लाइन जगह रख दिया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसको लिखने के लिए, 11,500। ड्रॉइंग्स के बाद है, सॉरी ड्रॉइंग्स 8,000। बाकी भी इसमें कुछ आएगा, ठीक है, वो ठीक है जब ऐड होगा तब देखेंगे। ड्राइंग्स के बाद परचेज 1,60,000, तो परचेज यहाँ पर ट्रेडिंग में चला जाएगा 1,60,000। ओपनिंग स्टॉक के लिए एक लाइन जगह रख के टू परचेज 1,60,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 32,250। टू ओपनिंग स्टॉक 32,250। परचेज के बाद यहाँ पर ओपनिंग वेजेस 12,165। टू वेजेस 12,165। वेजेस में एडजस्टमेंट था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, तो ये पीएल का चला जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका वर्किंग बना के लिख देंगे। और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यहाँ जगह कितना चाहिए होगा नहीं पता चल रहा है, ये सबका वर्किंग बना के हम लोग लिखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब ये पूरा एडजस्ट वहीं पर कर लेंगे। डेटर जो है 1,20,000, सर डेटर 1,20,000। डेटर के बाद सन्ड्री क्रेडिटर 47,500। सन्ड्री क्रेडिटर 47,500। बैड डेट 1100। टू बैड डेट 1,100। बैड डेट रिकवर्ड 450, ये पीएल के बाई साइड में जाता है, बाई बैड डेट रिकवर्ड। बाई बैड डेट रिकवर्ड। सैलरी 22,500 550।
सैलरीज पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो एक ही जगह पे जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग होना लाइबिलिटी होता है तो 2450 ये लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के, तो हम बीओडी के नीचे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400। फिर प्रीपेड रेंट, ये एसेट है, प्रीपेड रेंट 300, ये यहाँ पर आ जाए प्रीपेड रेंट 300। अच्छा फिर रेंट है 4300, कैरेज इनवर्ड है। अच्छा रेंट 4300, यहाँ लिखे टू रेंट 4300, कैरेज इनवर्ड टू, अच्छा इसमें एडजस्टमेंट होगा वेजेस में, यहाँ लिखो टू कैरेज इनवर्ड 1125, टू कैरेज इनवर्ड 1125। अच्छा कैरेज आउटवर्ड 1350, यहाँ पर लिखो टू कैरेज आउटवर्ड 1350। कैरेज आउटवर्ड के बाद सेल्स 2,15,300, एडवर्टाइजमेंट 3350, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1250, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250, प्रिंटिंग स्टेशनरी, और एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट 3350। प्रिंटिंग स्टेशनरी 1250। अच्छा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऑफिस एक्सपेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 1450 3125, 1450 3125। अच्छा ऑफिस एक्सपेंस 10,160, तो यहाँ पर आ जाएगा, रेंट को हटा के लिख देते हैं टू ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस 10,160, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000। अच्छा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000, ये भी लिख देते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000। अच्छा अब एडजस्टमेंट में आते हैं, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575, तो इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेज से परचेज रिटर्न ही लेस जाएगा, तो देखो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री देखेंगे तो परचेज को मुझे 2575 से कम करना पड़ेगा और उसमें रिटर्न दिखाना पड़ेगा मुझे 1725, ठीक है। तो इसको रेक्टिफाई करते हैं, लेस रेक्टिफाइड, कितना रेक्टिफाई होगा, परचेज में से 12575 लेस होगा, 2575 लेस होगा, और 1725 अच्छा ये कितना आ रहा है, 257, 1,60,000 माइनस 2575, तो ये आ जाएगा 1,57,425। अच्छा और परचेज रिटर्न लेस करना पड़ेगा, लेस जो सही परचेज रिटर्न है,
तो सही परचेज रिटर्न वो लेस करना पड़ेगा। अच्छा, परचेज का और कहीं इम्पैक्ट आया है, ड्राइंग्स है, तो वहां पर 3500 लेस होगा। अच्छा, और एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो भी लेस होगा। अच्छा, परचेज रिटर्न लेस ड्राइंग्स और लेस, इतना लिखे कैसे, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखो। लेस परचेज रिटर्न लेस ड्राइंग्स और लेस एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो ड्राइंग्स 3500, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अमाउंट ही नहीं लिखा। अच्छा, 3500 और 825, 3500 और 3500, 825 और परचेज रिटर्न है 1725, सही बात। ठीक है, तो देखते हैं सब माइनस करके। -1725 -3500 -825, 1,51,375 ये आ जाए, 1,51,375। थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं, मुझे नहीं समझ, दूसरे कलर से लिखते दिख जाए। टू परचेज 1,60,000 लेस लेस रेक्टिफिकेशन अलग अलग है, जैसे कि रेक्टिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट का, रेक्टिफिकेशन है ड्राइंग्स दिखाना पड़ेगा, और एक रेक्टिफिकेशन है कि हम लोगों ने परचेज और ये सब गलत दिखा दिया था, रिटर्न को गलत दिखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ड्राइंग्स एडवर्टाइजमेंट लेस 825 एडवर्टाइजमेंट, रिटर्न हो जाएगा 1725, जो यहाँ गलत था वो है 2575, और एक ड्राइंग्स था 3005। तो ये सब मिला के ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद। ये वाला भी हम लोगों ने दिखा दिया, गुड्स वितरण। अच्छा, अब ये सब का इम्पैक्ट दो जगह पे आएगा। ठीक है, तो दो जगह पे आएगा, तो जैसे कि यहाँ पर पहला एंट्री जो है ये रिटर्न इनवर्ट सेल्स, इसका इम्पैक्ट सेल्स में आएगा। ठीक है, तो सेल्स में भी दिखा देते हैं, और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में आएगा, तो दो जगह पे इम्पैक्ट आना चाहिए। तो सेल्स है मेरा इतना, फिर यहाँ से लेस करेंगे रेक्टिफाइड, तो सेल्स मेरा क्या हो गया था, सेल्स मेरा, देखो सेल्स को मुझे 1725 से कम करना पड़ा, तो यहाँ पर रेक्टिफाई होगा 1725 से। ठीक है, और सेल्स में क्या इम्पैक्ट आएगा, मुझे सेल्स का रिटर्न लेस करना पड़ेगा, तो लेस कर देंगे रिटर्न 2575, ये था सेल्स का रिटर्न। तो 2,15,300 -1725, ठीक है, -2575, तो ये हो जाएगा 2,11,000। अब इसका इम्पैक्ट हमें और जहां जहां होगा वहां दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो 2575 और 1725 दो जगह पे आ गया है, हमें ये ड्राइंग्स दिखाना पड़ेगा, तो ये कैपिटल से यहाँ पर ड्राइंग्स आ जाएगा, तो लेस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आ जाएगा हम लोग का 3500, तो ये मिला के हो रहा है 11,500। ठीक है, ये ड्राइंग्स में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं वेजेस। अच्छा, यहाँ पर ये पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि वेजेस हम लोगों ने गलत दिखाया, तो यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे।
रेक्टिफाइड और प्लांट मशीनरी में ऐड हो जाएगा। तो वेजेस जो है वो हम लोगों का कहाँ गया, ये रहा। हम लोग को 450 यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, हम लोगों ने कर दिया है, तो यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। तो 12165 माइनस 450, तो वेजेस हो जाना चाहिए 11,715। 11,715 और ये प्लांट एंड मशीनरी में जाके ऐड हो जाना चाहिए। तो प्लांट एंड मशीनरी जितने का है उसमें वेजेस ऐड हो जाना चाहिए, तो ऐड कर देंगे। इंस्टॉलेशन नहीं, वेजेस किस चीज का दिया था, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन 450, इंस्टॉलेशन 450, तो टोटल अमाउंट पता चलेगा, फिर जाके डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो ये डिप्रिशिएशन को थोड़ा सा हटा के नीचे करेंगे, तो ये टोटल अमाउंट पता चलेगा। 19,950 प्लस 450, 19,950 प्लस 450, 20,000। एक बार देख लेते सही, 19,550, 19,550 प्लस 450 कितना होगा, 20,000। 20,000। ठीक है, तो ये सही कर लिया। तो देखो इंस्टॉलेशन जो गलत हुआ था उसको दो जगह पे रेक्टिफाई कर लिया। एंट्री क्या था हम लोगों को, एंट्री ये आया था प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर इसमें भी अमाउंट नहीं लिखा है, 2 वेजेस। ठीक है, बाई चांस इसमें भी लिखना भूल गए। तो ये देखो प्लांट मशीनरी को 450 से बढ़ाओ, वेजेस को 450 से कम करो, तो वही कर दिया हम लोगों ने, दोनों जगह पे एडजस्टमेंट कर दिया है। उसके बाद फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिसिटी के लिए 825 का क्या है, उसका है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिखाना है 825, और परचेस को 825 से कम करना है। तो परचेस कर चुके हैं हम लोग 825 से कम, और एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने तो आउटर कॉलम में लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अब यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे में हमारा वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट है 3350, अब यहाँ जगह नहीं है ना, तो ऐसे करके लिख दे रहे हैं 3350 और 825, ये आ जाएगा रेक्टिफाई करने के बाद। तो कितना होगा, 5 7, 1,75। अरे वो बोलो। 4,175। अच्छा, 4,175, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट भी दो जगह पे होना चाहिए था, हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट 5th नंबर पे आते हैं। प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डाउटफुल डेट और डिस्काउंट ऑन डेटर 5%। ठीक है, तो 5% क्रिएट करना है डेटर पे, 5% क्रिएट करते हैं डेटर लेस पीबीडीडी। पहले पीबीडीडी क्रिएट होता है, उसके बाद ही हम लोगों का डेटर वाला क्रिएट होता है, डिस्काउंट ऑन डेटर, सॉरी डेटर बोल रहा है, डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट होता है। तो 5%, इसका लॉजिक मैंने बताया था, जो डेटर मेरा जिसपे मुझे शक है उसको हम डिस्काउंट पे क्यों काउंट करेंगे कि उसको डिस्काउंट देंगे। तो 5% मतलब 12 इंटू 5 60 होता है, तो ये 6,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद लेस कर देंगे, ये जितना अमाउंट आएगा उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ जितना परसेंट बोल रखा है, जो कि है 2.5%। तो देखो कितना हो रहा है, ये पहले माइनस करने से कितना आएगा, 1,20,000 माइनस 6,000, 1,14,000। 1,14,000 और उस पे 2.5%। 2,850। फिर ये माइनस करके कितना आएगा वो भी लिख लेते साथ ही साथ। 1,11,150। अच्छा, अब ये सब पीएल में जाएगा, पीबीडीडी भी पीएल में जाएगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी, सॉरी डिस्काउंट ऑन डेटर भी पीएल में जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को उसमें ना एक ओल्ड और न्यू प्रोविजन दे रखा था,
तो यहाँ जगह काफी सारा बच गया है, तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कर लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और नीचे डिस्काउंट का कर लेंगे। और अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो तुम लोग वर्किंग नोट बना के कर लो, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पर, और नहीं तो चलो तुम लोग वैसे ही कर लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ। वर्किंग नोट ही कर दो। तो वर्किंग नोट में बना लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितना होगा। अच्छा, तो डायरेक्ट पीएल में कितना चार्ज होगा वही लिख देते हैं। तो हम अकाउंट बना के कर लेते हैं। जो मेरा ओपनिंग है वो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा, क्लोजिंग जो निकला वो टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरा पहले से प्रोविजन कितना था, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था 3200, ठीक है। अच्छा, क्या इसके बाद मेरा कोई फर्दर बैड डेब्ट हुआ है तो उसका इम्पैक्ट मुझे दिखाना पड़ेगा? नहीं, फर्दर बैड डेब्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। फर्दर बैड डेब्ट कुछ नहीं है। अच्छा, क्लोजिंग में मेरा कितना है, 6000, ठीक है, 6000। अच्छा, तो फिर पीएल से कितना लेना पड़ेगा? मैम 2800। 2800। पीएल से मुझे ये लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा तो बैड डेब्ट तो ऑलरेडी एडजस्टेड होगा ही डेटर से, जो कि 1,20,000। अच्छा, लेकिन मेरा डेटर में क्या थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, क्योंकि मेरा सेल्स रिटर्न में अगर चेंजेस आया है। नहीं, वो तो डेटर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, डेटर अकाउंट तो गलत नहीं पाता, नहीं इसमें चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिखाना पड़ेगा, वो भी दिखाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 करके। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो हम लोग को करेंटली कितना डिस्काउंट क्रिएट करना है, 2850, ठीक है। तो ये भी मेरा लाइबिलिटी है, तो क्लोजिंग हो जाएगा 2850, और ऑलरेडी क्रिएटेड वाला भी है मेरे पास बैलेंस। तो ऑलरेडी क्रिएटेड है 1375, ठीक है। मुझे इस बार क्रिएट करना है इतना, तो मुझे कितना पीएल से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो बाई पीएल करने से ही पता चल जाएगा। 2850 क्रिएट करना है, 1375 ऑलरेडी है, तो कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 2850 है, बोलो। मैम 1475। अच्छा, 1475, तो टोटल हो गया 2850। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2, तो ये 1475 हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 ये आ रहा है हम लोगों का 2800। फिर डिप्रिशिएशन देने बोला है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, फर्नीचर पे 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, तो इस पे देते हैं लेस डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 15%। तो 20,000 पे 15% कितना हो जाएगा? 3000। 3,000। अच्छा, माइनस करने के बाद 17। 70, हाँ 70। फर्नीचर फिटिंग्स पे, अच्छा ये लिखना पड़ेगा, टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,000। टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,000। अच्छा, फिर डिप्रिशिएशन लगेगा फर्नीचर फिटिंग्स पे 10%। 10,250 पे 10%, मतलब 1025 माइनस करके कितना होगा बताओ।
मैम 9225। 9225, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1025। ये भी 2 बार एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसको हम लोगों ने स्टॉक के अगेंस्ट में सिक्योर कर रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2022 हैज बीन कंसीडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। तो बैंक वालों ने क्या बोला था? बोला था कि हम लोग बीओडी देंगे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ जो है मॉर्टगेज रखना है। तो इन्होंने क्या मॉर्टगेज रख दिया? स्टॉक। लेकिन बैंक ने स्टॉक का वैल्यू क्या माना? देखो, इन्होंने बोल रहा है कि बैंक ने 80% कंसिडर किया वैल्यू। मतलब मान लो मैंने 100 रुपए का स्टॉक रखा, लेकिन बैंक बोल रहा है हम इसे मानेंगे कि ये 80 रुपीज का स्टॉक है, ठीक है, हम ये नहीं मानेंगे कि ये 100 रुपए का स्टॉक है। ये बैंक अपना कर ही सकता है। बैंक बोल रहा है ठीक है, ये गिरवी रख रहे हो, मतलब ये मॉर्टगेज रख रहे हो स्टॉक, ये हम मान रहे हैं कि मतलब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मॉर्टगेज रख के बीओडी ले लो, मतलब लोन ले लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि तुम अगर 100 रुपए का स्टॉक दोगे, हम उसे 80 रुपए का ही स्टॉक मानेंगे, ठीक है। ये चीज बोला है। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉन एज एन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, कितना ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, अब वही 80% के अगेंस्ट में जो है हम लोग लोन ले सकते हैं। ये चीज बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को इसका मतलब निकालना पड़ेगा। देखो, पूरे क्वेश्चन में ना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को निकालते हैं। कैसे करके निकालेंगे? ये जो नीचे डेटा दिया हुआ है उसी से हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग का बीओडी कितना है? 80,000 है। तो ये 80,000 जो है, ये कितने परसेंट जो है लोन, 80,000 का जो लोन है ये कितने परसेंट स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है? 80% स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 80% बैंक के हिसाब से वो 80% स्टॉक है, ठीक है। तो 80% स्टॉक के अगेंस्ट में अगर हम लोगों ने 80,000 का बीओडी लिया है, तो हमारा एक्चुअली स्टॉक कितना परसेंट था? मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखो हम ये ड्रॉ करके समझा रहे हैं। मान लो ये मेरा एक स्टॉक, ठीक है, इसका दाम है, ये मेरा स्टॉक मैंने ये बैंक वाले को दे दिया, बैंक को दे दिया, और बदले में बैंक से मैंने क्या लिया पता है? लोन ले लिया, ये गिरवी रख के। तो बैंक वालों ने बोला ठीक है, ये कितने का स्टॉक है? मैंने बोला ये ना 100 रुपए का स्टॉक। बैंक वाला बोलेगा देखो 100 हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे तुमने मुझे 80 रुपए का स्टॉक दिया और इसके अगेंस्ट में लोन लेके जाओ। और मैंने कितने का लोन लिया है? मैंने 80,000 का लोन लिया। वो कैसे पता चल रहा है? यहाँ देख के, ठीक है। तो मेरा 80,000 का लोन मेरा 80% स्टॉक के बराबर है, ठीक है, 80% स्टॉक के बराबर है। तो वो तो बैंक के हिसाब से स्टॉक का वैल्यू 80 है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो 100 है। मुझे अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, मुझे तो एक्चुअल वैल्यू पे दिखाना है। तो अगर 80 इक्विवेलेंट टू 80,000 है, तो 100 इक्विवेलेंट टू कितना होगा? अगर हम 100 इक्विवेलेंट कितना है वो निकाल लेंगे, तो मुझे मेरे स्टॉक का रियल वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे बोलो, मुझे मेरे स्टॉक का रियल वैल्यू बताओ कितना होगा? मैम 1 लाख হবে। हाँ, तो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। तो ये करने से 1 लाख आएगा। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो, फिर यहाँ पर ये तो बोला कि बैंक ने मेरा ये 80% माना, मैंने उस तरीके से कर दिया। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉन एज ओवरड्राफ्ट। लेकिन बैंक क्या बोल रहा है कि जब भी बीओडी आप ड्रॉ करोगे तो उस वैल्यू का 80% ही ड्रॉ कर पाओगे। मतलब जो जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने बैंक को दिया था, बैंक ने बोला 100 का चीज हम 80 मानेंगे। फिर बैंक ने बोला कि जो भी बीओडी आप ड्रॉ कर रहे हो वो 80% ड्रॉ कर पाओगे, जितना स्टॉक रखोगे उसका 80% ड्रॉ कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है? देखो, ये मेरा स्टॉक है, ठीक है, कितने रुपए का? 100 रुपए का। मैंने बैंक को बोला ये लेके मुझे बीओडी दे दो। तो बैंक ने क्या बोला? ठीक है, ये स्टॉक हम मानेंगे 80 रुपीज का, ठीक है, और इसके बदले तुम बीओडी लेके चले जाओ। लेकिन इसका भी तुम 80% मतलब इस वैल्यूएशन का 80% बीओडी लेके जा सकते हो, उससे ज्यादा लेके नहीं जा सकते हो। मेरे पास बीओडी का वैल्यू है, मुझे घूम फिर के ये वैल्यू निकालना है कि मेरा एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, 80,000 इक्विवेलेंट टू 100 करके मैंने ये निकाल लिया कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। लेकिन इससे मेरा फुल आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो, मेरा जो बीओडी है वो मेरे स्टॉक
का 80% वैल्यू को बता रहा है, ठीक है, मेरे स्टॉक का 80% वैल्यू को बता रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा रिवर्स चल के करते हैं। देखो ये दोनों में ही ना 100/80 होगा, तो दोनों चीज समझने का है। तो पहले बोला है कि बीओडी जो ड्रॉ कर रहा है वो रखे हुए स्टॉक का 80% है, ठीक है। तो रखे हुए स्टॉक का एक्चुअली वैल्यू ये है, हम लोग बोल सकते हैं, मतलब अगर ये 100 में नहीं जाते, मतलब हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज रिवर्स में जाएंगे। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मैंने अगर 80,000 लोन लिया है जो कि मेरे रखे हुए स्टॉक का 80% का वैल्यू है, तो मेरा रखा हुआ स्टॉक अकॉर्डिंग टू बैंक वो 1 लाख का है। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं? यस मैम। ठीक है। तो अब बैंक के पास मेरा जो रखा हुआ स्टॉक है वो बैंक के हिसाब से 1 लाख का है, लेकिन मुझे पता है कि उसका वैल्यू और भी ज्यादा है, क्योंकि बैंक ने मेरे स्टॉक को अंडर वैल्यूड करके रखा है, ठीक है। तो बैंक के हिसाब से मेरा 1 लाख का स्टॉक 80% की इक्विवेलेंट है, तो मेरा 100% निकालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना का है। तो ये 1 लाख बैंक के हिसाब से 80% है, तो मेरे हिसाब से तो वही 100% है। तो अगर 1 लाख 80% के बराबर है, तो 100% इक्विवेलेंट जितना होगा वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा इनटू, फिर से कितना होगा, 1 लाख इक्विवेलेंट तो 80% हो गया ना, तो 100% कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड करो। হ্যাঁ বলো। 100/80 হবে আবার। হ্যাঁ তাহলে কত হচ্ছে? 1 লাখ ইনটু 100/80। 1,25,000 আছে। 1,25,000। अब ये देखो, खुद से ट्राई करके देखो, मतलब मैंने 1,25,000 का, देखो मैंने 1,25,000 का स्टॉक लेके हम बैंक के पास गए, बैंक बोला हम इस 1,25,000 के स्टॉक को कितना मानेंगे, पूरे वैल्यू का 80%। मतलब ये अगर मेरा 100% है, बैंक बोल रहा है इसको हम 80%, मतलब बैंक इस स्टॉक को कितने रुपए का मान रहा है पता है? 1 लाख का मान रहा है। और फिर बैंक बोल रहा है मेरे पास मानो कि तुम्हारा 1 लाख का स्टॉक है, तुम्हारा 1,25,000 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुमने मुझे 1 लाख का स्टॉक दिया, हम ये मानेंगे। अब ये स्टॉक के अगेंस्ट में तुम जब भी बीओडी लोगे तो 80% ले सकते हो, तो 1 लाख का 80% कर लो, कितना हो जाएगा? 80,000। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, जो लैंग्वेज दिया है वही दिया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को स्टॉक के अगेंस्ट में हाइपोथिकेशन किया हुआ है, मतलब गिरवी रखा हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022 जो बीओडी दिख रहा है वो कंसिडर्ड हो रहा है एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का रियल वैल्यू का 80% दिख रहा है। लेकिन एंड आफ्टर एडजस्टिंग, ये भी पढ़ना था, आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉन एज एन ओवरड्राफ्ट। तो हम लोग कितना लोन ले सकते हैं? जितने वैल्यू का स्टॉक गिरवी रखे उसका 80% ले सकते हैं। तो 1,25,000 का स्टॉक अगर गिरवी रखे हैं, बैंक बोलेगा तुमने 1 लाख का स्टॉक गिरवी रखा है, क्योंकि वो 20% हटा दे रहा है, और उसके ऊपर तुम 80% ड्रॉ कर सकते हो, तो 1,25,000। तो बोलो ये क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया मेरा 1,25,000, और इधर भी चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000। इसको हम लोग दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर मैंने तो वैसे कहीं लिखा नहीं है, बट जब भी करोगे तो तुम लोग को लिखना है एग्जाम में, ठीक है, कि वर्किंग नोट से आया है। अच्छा, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, तो हम लोग अब जो है एक एक करके कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये टोटल बताओ, 2,11,000 और 1,25,000। 2,11,000 मतलब 6 4, सॉरी 3 और 3 और ये 3 0, 3,36,000। अच्छा, इधर बोल दो जीपी कितना आ रहा है? जीपी। मैम 139,535। अच्छा, बाई जीपी ब्रॉट डाउन होगा, तो बैड डेट रिकवर नीचे लिखना पड़ेगा 450, बैड डेट रिकवर्ड 450
50 by GP brought down 139,535 plus 450. तो ये कितना हो जाएगा पहले बताओ. 5, 8, 9, 139,985. ठीक है. वन थ्री नाइन 8, 5. नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. देखो नेट प्रॉफिट कितना है. $83,800 आ गया मेरा. 83,800. अब ऐड कर दो नेट प्रॉफिट. 83,800 प्लस 65,000 माइनस 8,000 माइनस 3,500. तो 1,37,300. तुम लोग का आया नहीं क्या? मेरा तो आ गया. তোমাদের আসেনি নাকি ওইটা নেট প্রফিটটা? কম আসছে। কম আসছে? হ্যাঁ ম্যাম। একবারই কোথায় কত আসছে? 73 সামথিং আসছে কিছু। মেলা 22,550 सैलरी. रेंट 4,300. कैरेज आउटपुट 1,350. टिक करते जाओ. हम बोलते जा रहे. एडवर्टाइजमेंट 4,175. उसको ठीक किया था ना एडवर्टाइजमेंट में, वो ऐड हुआ था. स्टेशनरी 1,250. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,800. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,475. Bad debt 1,100. Office expenses 10,160.
अच्छा, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3000, डेप्रिसिएशन 3000 और ये मिला के 4025, 4025, तो टोटल खर्चा हो गया इतना, माइनस कर देंगे 139985, 139985, 83,800 आ रहा है। देखो क्या नहीं लिखा हुआ है, देखो তাহলে কিছু ভুল ক্যালকুলেশন করছো, যদি সবগুলো লিখেছো তাহলে ভুল ক্যালকুলেশন করেছো দেখো। হয়নি এখন, ঠিক হয়নি। হ্যাঁ ম্যাম এসছে, ওই ডেপ্রিসিয়েশনটা একটু ভুল হয়েছিল। आ रहा है दोनों साइड 2,67,250, जो भी लिखा है उससे दोनों साइड हम लोग का टैली हो गया 2,67,250। अच्छा, अच्छा क्वेश्चंस था ये वाला, तो इसके बाद हम लोग ये गलती से ही आंसर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। 14th हम लोगों ने लास्ट क्लास कर लिया था, इसके अगेंस्ट में जो थ्योरी पढ़ना था वो भी पढ़ लिया था, ठीक है। ट्रू फॉल्स बाकी है, एमसीक्यू भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ है। अभी हम लोग करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 7 मुझे बताना है, मुझे याद है बता देंगे, ठीक है, एंड में बता देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें क्या बोलते हैं। From the following particulars extracted from the books of Ganguly, prepare trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st March after making the necessary adjustment, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस दे दिया और ये एडजस्टमेंट दिया, नो एडजस्टमेंट, ठीक है। बोल रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2022 is 3,93,000. This includes goods written by customer on 31st March 2022 to the value of 15,000 for which no entry has been passed in the books. मतलब omission हो गया है कि हम लोगों ने कोई एंट्री पास नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, किस चीज का एंट्री पास नहीं किया है कि कस्टमर ने ये स्टॉक रिटर्न किया था उसका एंट्री पास नहीं किया, और इसमें इसमें जो है वो इम्पैक्ट आया हुआ है, जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है उसमें ये इम्पैक्ट आया हुआ है। तो इसको हम लोग सही कैसे करेंगे, देखो जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है। 3,93,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न, अच्छा इसमें इंक्लूड है रिटर्न हुआ गुड्स, तो अच्छा बात है, इंक्लूड तो होना ही चाहिए। अगर कस्टमर ने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिया वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ही आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में ही इंक्लूड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बोल रहा है कि जब गुड्स रिटर्न हुआ तो इसका कोई एंट्री पास नहीं हुआ, तो स्टॉक रिटर्न होने से क्या एंट्री होना चाहिए, डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब मुझे सेल्स रिटर्न से ये लेस करना पड़ेगा 15,000, और मेरे डेटर को भी मुझे करना पड़ेगा 15,000 से कम करना पड़ेगा, है ना। ये दो जगह पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। परचेज इंक्लूड फर्नीचर, तो फर्नीचर तो फिक्स्ड एसेट होता है, परचेज में इंक्लूडेड है, तो मेरा परचेज का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे 10,000 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा परचेस, परचेस को, और फर्नीचर में 10,000 ऐड करना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा फर्नीचर पे 10%, क्योंकि मैंने इसे एसेट ही नहीं माना था, तो डिप्रिशिएशन प्रोवाइड नहीं किया होगा, तो 10% डिप्रिशिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। लोन फ्रॉम देना बैंक ये दिखा रहा है, देखो बाई बैलेंस बीडी, मतलब पहले से लोन था 50,000, ठीक है। फिर हम लोगों ने और लोन लिया, क्योंकि बाई बैंक दिख रहा है, बैंक टू लोन, और 50,000 का लोन लिया, तो हम लोग का टोटल लोन अमाउंट हो चुका है 1,00,000, ये हमें यहाँ पर अकाउंट दे दिया है। अब ये क्या काम में आएगा वो तो देखो आगे इंफॉर्मेशन कुछ मिलता है या ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो पता चलेगा। सन्ड्री डेटर में 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम, तो ये म्यूचुअल सेटअप वाला हो गया कि रॉबर्ट से मुझे 20,000 मिलने वाला है, रॉबर्ट को मुझे 10,000 देना है, तो मुझे एक्चुअली क्या होगा फिर, इसका मतलब मुझे इन द सेंस हम ये बोल रहे हैं कि ये जिसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं मिस्टर गांगुली, ठीक है, तो इनका क्या होगा, तो इनको एक्चुअली क्या होगा, रॉबर्ट को देना है या रॉबर्ट से इन्हें मिलेगा। अगर डेटर 20,000 है रॉबर्ट इनका, और क्रेडिटर 10,000 के लिए है, तो फिर रॉबर्ट को इनसे पैसा मिलेगा या रॉबर्ट इनको पैसा देगा,
डेटर तो ज्यादा है, 20,000 तो डेटर है, तो रॉबर्ट से 20,000 मिलने वाला है, रॉबर्ट को 10,000 देना है, तो नेट करने से क्या निकल के आएगा कि रॉबर्ट से देना है कि लेना है? कुछ तो बोलो। ये नहीं बोल पाओगे, ये बोल पाओगे? ट्राई करके तो देखो, ट्राई नहीं कर रहे। रॉबर्ट से 20,000 रुपए मिलेगा, रॉबर्ट को 10,000 देना है। क्यों, मैंने म्यूचुअल सेटअप तो सिखा दिया। और वैसे भी कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो कि किसी को मुझसे, मुझे किसी से 20 रुपए मिलेगा, मुझे उसको 10 रुपए देना है, तो मुझे उसको देना है कि उससे लेना है? ओवरऑल लेना है, तो कितना लेना है बोलो, सही है, लेना है ना? कितना लेना पड़ेगा? 10,000, मतलब सीधा बात है, देखो ये है गांगुली, ये है रॉबर्ट, ठीक है। अब गांगुली बोल रहा है कि मुझे ना तुमसे, ये इसको बोल रहा है कि मुझे तुमसे 20,000 रुपए मिलेगा, तो ये भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे तो 10,000 रुपए मिलेगा। गांगुली बोलेगा ठीक है, हम 10,000 रुपए नहीं देंगे, तुम मुझे 20 की जगह 10 दे देना, बात खत्म, हम कुछ नहीं देंगे। तो वही होगा ना, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। इसको म्यूचुअल सेटअप बोलते हैं। तो इसमें ऐसा, जब हम लोग म्यूचुअल सेटअप करेंगे तो अपने क्रेडिटर को 10,000 से कम कर देंगे, क्योंकि मुझे और रॉबर्ट को 10,000 नहीं देना है, और रॉबर्ट मुझे 20 की जगह 10 दे देगा, तो मुझे मेरा डेटर क्रेडिटर दोनों को 10-10 हजार से कम करना है। तो मैंने जब ये एडजस्टमेंट सिखाया तो मैंने बोला था हमेशा लोअर अमाउंट से सेट ऑफ होता है, तो 10,000 से सेट ऑफ होगा। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। देना बैंक जो भी एक लोन अकाउंट दिखाया था ना, वहां पर बोल रहा है इंटरेस्ट का जो ट्रायल बैलेंस पे अमाउंट है ना, उसमें देना बैंक का इंटरेस्ट 3,000 इंक्लूडेड है। अच्छा, फिर बोल रहा है इंटरेस्ट रिसिप्ट रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम द सन्ड्री डेटर ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। अच्छा, तो इंटरेस्ट जो रिसिप्ट है, वहां पर 3 तरीके का इंटरेस्ट रिसिप्ट दिखा रहा है। तो उसमें जो है, हम लोगों ने डेटर से भी इंटरेस्ट लिया है, मतलब हम लोगों ने डेटर को बोला था कि अगर पेमेंट करने में डिले होगा तो इंटरेस्ट दोगे, तो डेटर ने इंटरेस्ट दिया है 1,000 रुपए, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट दिखेगा हमें इंटरेस्ट रिसिप्ट अकाउंट में, बोल रहा है वो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है और डिपॉजिट का इंटरेस्ट, मतलब हम लोगों ने एफडी किया होगा, इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, तो दोनों का इंटरेस्ट का अमाउंट हमें दिखेगा। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक, मतलब देना बैंक में जो इंटरेस्ट हमें देना है लोन के अगेंस्ट में, वो हम लोगों ने नहीं दिया है, पेबल दिखा रहा है। एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, तो मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है और इंटरेस्ट पेबल भी है, तो मुझे लोन का इंटरेस्ट देना है, मैंने नहीं दिया है, और मुझे इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलने भी वाला है, ठीक है। मेक, तो इसका मतलब ये पेबल रिसीवेबल दिख रहा है, तो ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में एज वेल एज पीएल के इनकम और जो है एक्सपेंसेस में दिखेगा। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन द बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर, डेटर पे 5% का पीवीडीडी क्रिएट करना है। नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी एफडी के लिए किसी तरीके का प्रोविजन बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसा हमें बोला है। तो वो तो देखो जस्ट ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोला है। वैसे भी जब तक हमें एफडी के ऊपर किसी तरीके का जो है प्रोविजन क्रिएट करने ना बोले तो हम लोग क्यों करेंगे? वैसे तो डेटर के ऊपर भी ना बोले तो हम लोग कैसे खुद से करते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ गांगुली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020।
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कैपिटल बोला है तो कैपिटल बैलेंस शीट में चला जाएगा 5,40,500। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल 5,40,500। कैपिटल के बाद है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। टू ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। फिर इसके बाद है सेल्स 14,48,000। तो सेल्स में एडजस्टमेंट था तो इनर कॉलम में लिखेंगे 10,48,000। अच्छा, फिर इसके बाद सेल्स के बाद है सेल्स रिटर्न 43,000। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पर लेस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न 43,000। सेल्स रिटर्न के बाद है परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज और परचेज रिटर्न लेस परचेज रिटर्न। तो परचेज है मेरा 12,15,500 और 29,000 रिटर्न है। 12,15,500 और 29,000 रिटर्न है। इसमें भी एडजस्टमेंट था, फर्नीचर गलती से यहाँ पर ऐड हो गया था। ठीक है, कैरेज इनवर्ट 93,000। तो एक लाइन जगह छोड़ के कैरेज इनवर्ट 93,000। अच्छा, कैरेज इनवर्ट के बाद है रेंट 28,500। टू रेंट 28,500। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सैलरी 46,500। टू सैलरीज 46,500। सन्ड्री डेटर 1,20,000। सन्ड्री डेटर यहाँ पर लिखिए सन्ड्री डेटर 1,20,000। सन्ड्री क्रेडिटर 74,000। सन्ड्री क्रेडिटर 74,000। इसमें एडजस्टमेंट था, वो डेटर क्रेडिटर का म्यूचुअल सेटअप था, इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा। लोन फ्रॉम देना बैंक 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1,00,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं लोन फ्रॉम देना बैंक 12% इंटरेस्ट रेट पे 1,00,000। अच्छा, फिर इसके बाद इंटरेस्ट पेड 4,500। तो ये हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा पीएल में, लेकिन इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ था तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट पेड इनर कॉलम में लिखेंगे 4,500। इंटरेस्ट के बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू एडवर्टाइजमेंट 17,000 56,000। उसके बाद इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250, इसमें भी एडजस्टमेंट था। बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250। कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, तो बैंक में जो पैसा है मतलब कैशियर बैंक, बस नाम दे दिया है 40,000। कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड डिस्काउंट रिसिप्ट 14,950 बाई
डिस्काउंट रिसीव्ड 14,950. इन्वेस्टमेंट 25,000 बैलेंस शीट में जाएगा. इन्वेस्टमेंट एट 5% दिया हुआ इंटरेस्ट रेट 25,000. इन्वेस्टमेंट लिया गया था 1421 को, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में. फर्नीचर है 9,000. फर्नीचर ईयर के स्टार्टिंग में फर्नीचर है 9,000. अब इसमें एडजस्टमेंट भी होगा और डिप्रिशिएशन भी लगेगा, उतना जगह चाहिए. अच्छा, फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 37,700. जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ये तीनों हम लोग बिना एडजस्टमेंट के यहाँ लिख देते हैं. तो एडवर्टाइजमेंट के बाद आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड, ऑडिट फीस, जनरल एक्सपेंसेस. पहले जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस. आगे पीछे लिख सकते हैं, वो अमाउंट लिखने में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने जैसे सीक्वेंस में वैसे ही लिख दिया. 37,700, 19,600 और 3,500. अच्छा, ऑडिट फीस के बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी एज इट इज हो जाएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये तीनों एज इट इज हो जाएगा. टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000. टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 11,650, 4,350. 11,650, 4,350. कैश इन हैंड 1,900. कैश इन हैंड 1,900. डिपॉजिट 10%, 1,50,000. तो ये भी इन्वेस्टमेंट जैसा, तो यहाँ पर लिख देंगे डिपॉजिट एट 10%, 1,50,000 और ड्रॉइंग्स 50,000. लेस ड्रॉइंग्स 50,000. इसके बाद जो भी है एडजस्टमेंट है. क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक में बोल रहा है कि कस्टमर ने जो रिटर्न किया है वो इंक्लूड है, तो अच्छा बात है. तो इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली इधर बैठेगा और बैलेंस शीट में जाके बैठ जाएगा. 3,93,000 और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग इधर लिखेंगे. यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक. थोड़ा और नीचे क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000. अच्छा, फिर बोल रहा है कि कस्टमर का 15,000 का रिटर्न हम लोगों ने एंट्री नहीं किया था. ठीक है, तो उसका मतलब मेरा सेल्स ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ से लेस कर देंगे. तो लेस हो जाएगा सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड. सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड 15,000. और ये देखेंगे कितना आ रहा है, क्योंकि दो बार एडजस्टमेंट होगा, तो और एक बार इसका इम्पैक्ट डेटर में आना चाहिए. डेटर मेरा ज्यादा दिख रहा है, सेल्स रिटर्न हुआ है तो डेटर कम हो जाएगा, तो लेस कर देंगे. सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड 15,000. नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद परचेज में फर्नीचर इंक्लूडेड है 10,000. 1 जनवरी को परचेज हुआ था, तो लेस कर देते हैं. फर्नीचर wrongly
इंक्लूडेड, फर्नीचर रॉन्गली इंक्लूडेड कितना है 10,000। और इधर देखते हैं, इधर फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, फर्नीचर परचेज नाउ एडेड 10,000। फिर डिप्रिशिएशन 10% लगेगा, तो फर्नीचर पे डिप्रिशिएशन 10% लगेगा, तो माइनस कर देते हैं डिप्रिशिएशन। अब डिप्रिशिएशन कैसे लगेगा, ये 9,000 वाला जो फर्नीचर है इस पे पूरे साल का लगेगा, ठीक है। 9,000 इंटू 10% इंटू 12/12। और जो हम लोगों ने अभी नया खरीदा उस पे कितना डिप्रिशिएशन लगेगा 10,000, रेट वही है 10%, लेकिन ये खरीदा कब है, ये खरीदा है हम लोगों ने जैन में। ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो जैन से लेके 31 मार्च कितना महीना होता है, 3 मंथ्स होता है, जैन फेब मार्च, तो 3 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना डिप्रिशिएशन हो रहा है, तो ये तो आई थिंक 900, और ये कितना होगा वो मिला के देखना पड़ेगा, और हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। কত হচ্ছে, করছো ক্যালকুলেশন? मैम 1150 হচ্ছে। अच्छा 1150 हो रहा है, और इधर भी लिख लेते हैं 1150, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमें बोला है कि द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक, ठीक है, देना बैंक का लोन अकाउंट बोल रखा है इतना इतना। तो एक चीज दिख रहा है कि हम लोगों का ईयर एंड में हम लोगों ने एक लोन लिया है 31 मार्च 2022 को 50,000। अच्छा, देना बैंक का कोई कैलकुलेशन था इंटरेस्ट का, वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा वो जब आएगा ये तब अकाउंट को काम में लगाएंगे, तब तक सेंट्री डेटर का ये सेट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कैंसिलेशन अगेंस्ट डेटर, कैंसिलेशन अगेंस्ट डेटर, ठीक है। 10,000 हमेशा लोअर वैल्यू से एडजस्ट होता है, 64,000 यहाँ पर भी हो जाएगा। कैंसिलेशन अगेंस्ट क्रेडिटर 10,000, दो जगह पे एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा अब 6th नंबर पे आते हैं, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। अच्छा तो इंटरेस्ट पेड जो है उसमें 3,000 देना बैंक का है, तो इंटरेस्ट पेड कितना है यहाँ पर दिखेगा 4,500, ठीक है। इंटरेस्ट पेड है हम लोग का 4,500, और देना बैंक का इंटरेस्ट बोल रहा है नीचे दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसमें इंक्लूड होना चाहिए 3,000 पेड टू देना बैंक। तो इंटरेस्ट पेड में 3,000 देना बैंक का इंटरेस्ट जाएगा, जो कि यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तभी तो इंक्लूड करने बोल रहा है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू देना बैंक ऐसे लिख देते हैं। देना बैंक को हमें 3,000 का और इंटरेस्ट देना चाहिए था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,500। तो ये और एक बार कहाँ एडजस्ट होगा, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, बैलेंस शीट के करेंट लाइबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक 3,000, ठीक है, ये दो जगह पे एडजस्ट हो गया। इंटरेस्ट रिसिप्ट रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम द सन्ड्री डेटर ड्यू टू डिले एंड बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट जो है उसमें से 1,000 रुपए सन्ड्री डेटर का डिले दिखा रहा है, बाकी इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का दिखा रहा है, ठीक है। और एक्रूड हमें यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल देना बैंक, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 3,000 रुपए फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, तो वो देख लेते हैं कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, देखो कितना अमाउंट होगा। तो यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल इंटरेस्ट पेड
गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो टोटल इंटरेस्ट पेड हम लोग को कितना दिखा, 4500, ये देखो, ठीक है, 4500। अब इसमें मतलब ये इंटरेस्ट दो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक है देना बैंक का जो कि क्वेश्चन हमें खुद बता दिया है 3000, तो अदर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1500, ठीक है, ये जस्ट बाइफरकेट करके मैंने दिखा दिया। अच्छा, अब इस चीज को अगर और भी समझना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो, इंटरेस्ट ड्यू टू लोन फ्रॉम देना बैंक, ये कैसे 3000 हो रहा है, वैसे तो हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, बट हम ये बता दे रहे हैं ताकि ये अकाउंट का तुम लोग कंसेप्ट समझो कि ये क्यों दिया हुआ है। हम लोगों ने देना बैंक से 50,000 का लोन ले रखा है, मतलब पहले कभी लिया है, कितने दिन पहले लिया वो मैं नहीं पता, बट ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग में मुझे 50,000 का लोन दिख रहा है, ठीक है, तो ये 50,000 का लोन जो कि पूरे साल आउटस्टैंडिंग था, इस पे मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना इंटरेस्ट रेट है इंटू 12 मंथ्स, तो इंटरेस्ट रेट इंटू 12/12, तो देना बैंक का इंटरेस्ट रेट है 12%, ठीक है, वो कहाँ लिखा हुआ है ये देखो, ठीक है, इंटू 12/12, तो फिर ये मेरा आंसर हो जाएगा 6,000, ठीक है, तो ये मेरा 6,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा। अब देखो, मुझे यहाँ पर बोल दिया है कि अब इस पे ना कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये जो 50,000 वाला लोन है, क्यों, क्योंकि ये ईयर एंड में लिया है, तो उस साल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अगर ईयर के एंड में लिया है तो उस साल तो कोई इंटरेस्ट मेरा जो है बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो पहले से लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट जो है वो दिख रहा है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट मेरा कितना दिख रहा है 6,000, ठीक है, और ये नया जो लोन लिया इस पे इंटरेस्ट एक्रू नहीं होगा बिकॉज ये ईयर एंड में लिया गया है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि देना बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना है, बोल रहा है कि जो मैंने इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है ट्रायल बैलेंस उसमें देना बैंक का 3,000 का दिख रहा है, बट देना बैंक का तो टोटल इंटरेस्ट 6,000 होना चाहिए, तो फिर देना बैंक का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,000, उसको देना बैंक को पूरा इंटरेस्ट देना है, जिसमें से बस 3,000 ही मैंने पे किया है जो कि ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो इसका मतलब बाकी 3,000 मेरा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो 4,500 का टोटल इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया, जिसमें से देना बैंक को हम लोगों ने 3,000 का इंटरेस्ट पे किया, ये देखो, ये वाला जो है ना ये पेड अमाउंट है, ये आउटस्टैंडिंग वाला नहीं, मैंने थोड़ा सा पहले गलत बता दिया था, देखो इंटरेस्ट पेड बोला है, इंटरेस्ट जो पेड है उसमें 3,000 देना बैंक का इंक्लूडेड है, तो अदर इंटरेस्ट 1,500, ठीक है, लेकिन देना बैंक का इंटरेस्ट तो 6,000 होना चाहिए, ठीक है, तो बाकी आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 3,000। अब ये इसका ट्रीटमेंट मेरा क्या होना चाहिए, यानी 4,500 में मेरा 3,000 ऐड होगा अगर हम एक साथ दोनों को दिखाना चाहते हैं, या फिर मुझे दिखाना पड़ेगा टू अदर इंटरेस्ट 1,500, टू इंटरेस्ट टू देना बैंक बोल के 6,000, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक 3,000 मुझे दिखाना पड़ेगा। बोलो ये समझ में आया? ये देना बैंक का जो कैलकुलेशन है क्या ये समझ में आया, ये इसमें कोई डाउट? বলো যদি কিছু বুঝতে পারোনি তো বলে দেবো। না ম্যাম বুঝতে পেরেছি। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट रिसिप्ट, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि कितना इंटरेस्ट हम लोगों ने रिसीव किया है, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना दिया हुआ है 7250, 7250। अब ये इंटरेस्ट रिसिप्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है वो क्वेश्चन हमें बोल रहा है, 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर, इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर 1,000, ठीक है, और बाकी जो है बोल रहा है कि बाकी जो है वो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मतलब एफडी, ठीक है, तो मुझे
ये कैलकुलेट करना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कब परचेज किया और कितने का इन्वेस्टमेंट लिया था। तो अगर बैलेंस शीट में जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट मैंने लिया था 25,000 का 5% इंटरेस्ट रेट वाला। तो 25,000 पे मुझे 5% इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली। और मैंने इन्वेस्टमेंट कब खरीदा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा है 1/4/21, हम लोग 31 मार्च 2022 का कर रहे हैं, तो पूरे एक साल का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 12/12, तो बोलो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए। 1250। ठीक है। और डिपॉजिट पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मैंने एफडी किया है कितने का, देखो एफडी किया है 1.5 लाख का 10%, वो भी ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 1.5 लाख का मैंने एफडी किया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। एक साल मेरा एफडी का हो चुका है, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 15,000। ठीक है, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट का अर्निंग कितना होना चाहिए, टोटल अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 1,000 प्लस 1250 प्लस 15,000, तो टोटल कितना होना चाहिए 2250, मतलब 17,250 का मेरा इंटरेस्ट का अर्निंग होना चाहिए। जबकि मेरा इंटरेस्ट का अर्निंग दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 7250, तो बाकी मुझे नहीं मिला है जो अभी तक, वो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब एक्रूड इंटरेस्ट कौन सा है, देखो डेटर से नहीं है ये, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से, बट किससे कितना है वो मुझे अगर नहीं पता तो हम टोटल में दिखाएंगे कि मुझे 17,250 इंटरेस्ट से इनकम होना चाहिए, बट 7250 हुआ है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग मतलब एक्रूड, एक्रू तो वो क्या है बट मुझे नहीं मिला है, वो अमाउंट है 10,000। तो मुझे एक बार कंफर्म करो कि यार ये समझ में आया 10,000 कैसे हुआ। यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट 10,000, और ये कहां पर पुट होगा, करेंट एसेट में पुट होगा। एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर भी देना पड़ेगा। ठीक है, 10,000। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया। ये देखो प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट पेबल आउटस्टैंडिंग और देना बैंक का, और इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये दोनों हम लोगों ने दिखा दिए। प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डेटर, तो डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करो, लेस 5% पीवीडीडी, तो 5% पीवीडीडी कितना होगा, तो पहले ये डेटर कितना आया उस पे 5%, 5% पीवीडीडी, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 लेस, 20,000 लेस होने से 1 लाख और 5,000 और लेस हो गया तो 95,000, 95,000 पे 5% कितना होगा ना लिखेंगे, 4,750 और माइनस करो बोला था करे। प्लस से 90,250। ठीक है, और तो कुछ लिखना है नहीं, तो हम लोग अब इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो फिर सेल्स का कैलकुलेशन देख लो, 10,48, ये सब माइनस माइनस करके कितना होना। मैम 9,90,000 আছে। 9,90,000, এটা 10 লাখ লিখি, যেটা কি 14 লাখ ছিল মনে হচ্ছে, সেজন্য তোমার 9 লাখ দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা 14,48,000 ছিল, এটা 14 হবে। अब बोलो कितना होगा। मैम 13,90,000। हाँ 13,90,000, और इसमें ये ऐड कर लो, ये क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000। मैम 17,83,000। तो फिर इधर ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा परचेज, ये अच्छा फर्नीचर भी तो लेस होगा उसके बाद। अच्छा ये इधर आएगा 500, तो 12, 15, 500, 29, 11,86,500, 11। ठीक है, उसके बाद 10,000 लेस होगा, 11,76,500।
1176,500 plus 2,34,000 plus 93,000. 15,03,500 minus 1,783. 2 GP 2,79,500 और टोटल 1,783 by GP brought down 279,500. अब इधर का कैलकुलेशन एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करके कितना हो जाएगा 17,250. 17,250 प्लस दिस वन एंड दिस वन, तो ये 17 है बोल 3,11,700. 3,11,700. ठीक है, अब ये वाला कैलकुलेट करेंगे. $75 to $50. बट आंसर तो कुछ ओह, मुझे लगता है मैंने पीवीडीडी नहीं लिखा. पीवीडीडी 4750 वो लिखना भूल गए. पीवीडीडी 4750 70,500. देखो 70,500 आया कि नहीं आया. पीवीडीडी लिखना पड़ेगा, वो भूल गए थे. 4750. इधर बातों में इधर 4750 75. देखो 7,500 आ गया. हाँ मैम. तो फिर इधर कितना आ रहा है ये ऐड करने पे 5,61,000 होना चाहिए. मेरा 6,61,000 कैसे हो गया देखते हैं. 5,40,500 प्लस 7,500 प्लस 6,61,000 ही आ रहा है. अच्छा ठीक है, फिर 1,64,000 64 और 3 67 प्लस 1,67,000 8,28,000. ম্যাম ওটা তো 5,61,000 আসছে. তাই না? ওটাই দেয়া আছে আমার. কেন দুবার 6 লাখ এলো বুঝতে পারবো না. তাহলে এটা 5 লাখই হবে. আমার ভুল হয়েছে নাকি? 5 লাখ লিখে দিলাম তাহলে. तो यहाँ पर हो जाएगा 7,28,000. तो ये 8 लाख आ रहा था, उसकी जगह हो जाएगा 7,28,000. और उधर वाला देखो 7,28,000 आ रहा है. माइनस 1,900 माइनस करके देखते 0 हो जाएगा तो ठीक है. 40 और 10 50,000 माइनस 3,93,000 90,250 1,50,000 25,000. ये वाला कैलकुलेट नहीं किया. ये तो उतना आएगा भी नहीं. वैसे ये कितना आ रहा है 9,000 प्लस 10,000 19,000 माइनस 1,150 कितना आ रहा है ये वाला. ম্যাম লায়াবিলিটি নাকি অ্যাসেটস এর দিক? অ্যাসেটের এইটা এই ফার্নিচারটা
19,000 মাইনাস 17,850 আসছে। 17,850, তাহলে আমার তো আবার কিছু ভুল হলো নাকি, এদিকে 1 লাখ বেশি থাকে। 90 to 50, 3,93, 10,000 पता नहीं, मेरा बार बार 1 लाख, ओ अच्छा 1 लाख इसलिए ज्यादा आ रहा है, शायद मैंने 8,28,000 से माइनस किया, नहीं तो 7,28,000 ही आ रहा होगा। देखो मैच हो जाना चाहिए। वो मेरा यहाँ पर तब 8,28,000 आया था ना, उससे माइनस किया तो 1 लाख एक्स्ट्रा दिख रहा है। एक बार देख लो, चेक करके 728 आ रहा है। 728 আসছে। ঠিক আছে, ওটা আমি ওদিকে তখন ভুল লিখেছিলাম না, 8 লাখ চলে এসেছিল, সেটা দিয়ে মাইনাস করেছি, যার জন্য আমার ওরকম দেখাচ্ছে। अभी भी 4 क्वेश्चंस बाकी है, 2, 3 और 5। इतने कम समय में तो नहीं हो पाएगा। 2, 3, 4, 5 और MCQs, नहीं ट्रू फॉल्स ना, ठीक है ट्रू फॉल्स, हम नोट डाउन कर लेते हैं, भूल जाएंगे, फिर से मुझे चेक करना। 2, 3, 4, 5 और ट्रू फॉल्स, नेक्स्ट दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही कर। थैंक यू मैम। लेते हैं। बाय।